तो अभी हमने नौकरशाही के प्रचार और नौकरशाही के टाइप्स पर बात करी है, प्रकारों पर बात करी है और अब हमें देखना है कि नौकरशाही की उपयोगिता समाज में किस तरीके से परिवर्तित होती है। आप जानते हैं कि जैसे-जैसे समाज परिवर्तित होता है, वैसे ही समाज की व्यवस्थाओं को संचालित करने के परिवर्तन की आवश्यकता होती है। स्वभावतः जैसे समाज परिवर्तित होगा, तो नौकरशाही की व्यवस्थाओं में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी। तो ऐसे अनेक कारण हैं जिससे आधुनिक समाज में नौकरशाही की भूमिका परिवर्तित हो जाती है। सबसे पहले अगर हम देखें कि पारंपरिक समाज में नौकरशाही की भूमिका कैसी रहती है। जब हम पारंपरिक पूंजीवादी, समाजवादी और लोकतांत्रिक समाज में नौकरशाही की भूमिका जान लेंगे, तो हमें ये स्पष्ट हो जाएगा कि आधुनिक युग में नौकरशाही की भूमिका में क्या-क्या परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए कि पारंपरिक समाज में नौकरशाही किस तरीके से काम करता है। हम सभी जानते हैं कि नौकरशाही एक संगठन है और ये संगठन एक प्रकार से मशीन के रूप में काम करता है। चूंकि पारंपरिक समाज परंपराओं पर आधारित होता है, ऐसी स्थिति में नौकरशाही भी परंपरागत आधार पर अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। जो परंपराएं समाज में विद्यमान होती हैं, जो विकसित हो चुकी परंपराएं होती हैं, उन्हीं का निर्वहन करना या उन्हीं के अनुकूल शासन व्यवस्था को संचालित करना नौकरशाही का उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है। तो साधारण शब्द में आप कह सकते हैं कि नौकरशाही संगठन में मनुष्य को या उसे संबद्ध व्यक्ति को परंपरागत दायित्वों के निर्वहन का काम करना होता है। दूसरी बात आती है पूंजीवादी समाज में नौकरशाही किस तरीके की भूमिका का निर्वहन करती है। तो पूंजीवादी समाज में नौकरशाही की आवश्यकता का कारण प्रतिस्पर्धात्मक परिवेश होता है, क्योंकि इस समय प्रतिस्पर्धा का विकास किया जाता है। प्रतिस्पर्धात्मक परिवेश महत्वपूर्ण होता है। ऐसे समाज में नौकरशाही व्यवस्था प्रतिस्पर्धा को स्वस्थ और न्याय संगत बनाने का कार्य करती है। तीसरी बात आती है समाजवादी व्यवस्थाओं में नौकरशाही की भूमिका। तो आप जानते हैं कि समाजवादी व्यवस्था में इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि राज्य अधिकाधिक कार्य करना चाहता है और जब राज्य अधिक से अधिक कार्य करना चाहेगा तो उन कार्यों या उन दायित्वों के निर्वहन के लिए आपको एक बड़े मशीनी तंत्र की आवश्यकता होगी। इसलिए नौकरशाही समाजवादी समाज में राज्य के कार्यों में सहयोग करता है, राज्य के कार्यों में सहयोग करता है और चूंकि राज्य अधिकाधिक कार्य करता है, स्वभावतः नौकरशाही के कार्य भी बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। तीसरी व्यवस्था आती है लोकतांत्रिक समाज में नौकरशाही की भूमिका। लोकतांत्रिक समाज में नौकरशाही की भूमिका को हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो अनुकूल है ये लोकतांत्रिक समाज के, तो अनुकूलता के क्या कारण है। कई बार ऐसा भी बुद्धिजीवियों के द्वारा कहा जाता है कि नौकरशाही लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का विरोध भी करती है। तो पहले देखें कि कैसे ये अनुकूल है। चूंकि लोकतांत्रिक समाज में सत्ता का विकेंद्रीकरण हो जाता है, सत्ता छोटे छोटे समूहों में बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में उसे समायोजित करने के लिए नौकरशाही आवश्यक हो जाती है। तो पहली बात तो इसकी अनुकूलता यह है कि विकेंद्रीकृत सत्ता का समायोजन नौकरशाही का दायित्व होता है। दूसरी बात आती है कि लोकतांत्रिक समाज में स्वतंत्रता, समानता, न्याय, इन सभी संकल्पनाओं का प्रभाव बढ़ जाता है। यहां तक कि शासन व्यवस्था इन संकल्पनाओं को ठीक ढंग से क्रियान्वित करने की कोशिश करती है। ऐसी स्थिति में जो मानवीय मूल्य हैं, उन मानवीय मूल्यों को व्यवस्थित और गुणात्मक बनाने के लिए नौकरशाही की भूमिका आवश्यक हो जाती है। मानवीय मूल्यों जैसे स्वतंत्रता, समानता, न्याय आदि को व्यवहारिक बनाने के लिए नौकरशाही आवश्यक होता है। तो ये कह सकते हैं आपकी लोकतांत्रिक समाज में नौकरशाही एक अनुकूल स्थिति को पैदा करती है। लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें यह माना जाता है कि लोकतांत्रिक समाज में नौकरशाही एक प्रकार की विरोधी भूमिका निभाती है। नौकरशाही और लोकतंत्र में इस बात को लेकर के एक बहुत बड़ा विरोध होता है कि जहां लोकतंत्र विविधता को एक्सेप्ट कर लेता है, विविधता को आत्मार्पित कर लेता है और उसे आत्मार्पित करके आधुनिकता की ओर अग्रसर हो जाता है, जबकि वहीं दूसरी तरफ नौकरशाही नियम और कानूनों में बंद करके रूढ़िवादिता को पैदा करती है। तो जहां डेमोक्रेसी एक फॉरवर्ड है, अग्रेसित करता है, समाज को आगे ले जाने की कोशिश करता है, वहीं नौकरशाही नियमों पर बंद करके उसे रूढ़िवादी बनाने का काम करती है। पहली बात। दूसरी बात देखिए कि नौकरशाही व्यवस्था में जो
पदाधिकारी होते हैं वो लगातार एक ही जैसा काम करते करते यंत्रीय प्रकृति के हो जाते हैं। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि मशीनीकृत प्रकृति के हो जाते हैं। उनमें रचनात्मकता की कमी धीरे धीरे होने लगती है। जबकि दूसरी तरफ हम देखें कि लोकतंत्र मानवीय मूल्यों में लगातार विस्तार करना चाहता है। तो डेमोक्रेसी एक एग्रेसिव अवस्था है, आगे बढ़ती है, मानवीय मूल्यों को उजागर करती है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी उनको एक रूढ़िवादी और कंजर्वेटिव करने का काम कर रही होती है। तो ये दो तरीके से आप देख सकते हैं लोकतांत्रिक समाजों। हमने लोकतांत्रिक समाजों के साथ साथ आधुनिक समाजों को थोड़ा और अलग दृष्टिकोण से देखा है। आधुनिक समाज लोकतांत्रिक अवस्था की ओर अग्रसर अवस्था, आप ऐसे कह सकते हैं कि जहां केवल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को ध्यान में रखा जाता है लोकतांत्रिक युगों में, वहीं पर वर्तमान आधुनिक समाज में जो पार्टिसिपेशन है या जो भागीदारी है वो ज्यादा बढ़ जा रही है। ऐसी स्थिति में डेमोक्रेसी एक डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी के रूप में आ जाती है या फिर पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में आ जाती है। तो नौकरशाही की भूमिका भी काफी मात्रा में परिवर्तित हो जाती है। हम आधुनिक समाज में नौकरशाही की भूमिका का थोड़ा सा व्यापक अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमें वास्तव में इसी में सुशासन प्रणाली का अध्ययन करना है। सुशासन प्रणाली इसी वर्तमान समाज में पनप रही है। ऐसी स्थिति में हमें इसको थोड़ा व्यापक करके देखना चाहिए। सबसे पहली बात तो है कि आधुनिक समाज में कई ऐसे कारण होते हैं जिन कारणों से नौकरशाही की भूमिका बढ़ जाती है। पहला कारण तो यह है कि जितने भी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं जो कि पीछे हमने देखी हैं, चाहे वो समाजवादी व्यवस्था हो, चाहे वो लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, चाहे वो सामंतवादी व्यवस्था हो, सभी व्यवस्थाओं के न्यूनाधिक मात्रा में लक्षण आधुनिक युग में पाए जा रहे हैं। सभी फिलोसॉफिक कैरेक्टर्स का समन्वय है। यहाँ पर आधुनिक समाज जटिल प्रकृति का समाज है, क्योंकि इसमें पूंजीवादी, समाजवादी, लोकतांत्रिक सभी व्यवस्थाओं के लक्षणों का समन्वय पाया जाता है। इस कारण से नौकरशाही की भूमिका भी बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ अब इन दिनों वैयक्तिक जागरूकता का विकास हो गया है। लोगों के अंदर बढ़ रही अधिकारों के प्रति जागरूकता ने नौकरशाही को मानवीय अनुकूल बनाने की मांग करना आरंभ कर दी है। हम कह सकते हैं कि नौकरशाही का दायित्व अब केवल कानून व्यवस्था को बनाए रखना ही नहीं है, अपितु लोगों के अधिकारों का संरक्षण करना और उन्हें और अधिक व्यापक बनाना भी नौकरशाही तंत्र का अधिकार हो गया। अगर नौकरशाही तंत्र ये काम करने में विफल हो जाती है तो उसके विरोध में कई बार आंदोलन होना शुरू हो जाते हैं, कई बार उग्र प्रदर्शन होना भी शुरू हो जाते हैं। तो लोगों की जागरूकता ने नौकरशाही तंत्र को अलर्ट किया है, उसको सतर्क करने की मांग की है। दूसरी बात और आती है कि इस समय समाज जटिल हो रहे हैं, सामाजिक जटिलता बढ़ती चली जा रही है। ऐसे कई कारण हैं जिन कारणों से जटिल समाजों का उदय हुआ है। जैसे आप कह सकते हैं कि एक विशाल जनसंख्या है, विशाल जनसंख्या के कारण से समाजों में जटिलता आएगी। जनसंख्या वृद्धि के साथ जटिल समाज की उत्पत्ति, ऐसे समाजों में सरल समाजों की अपेक्षा अधिक औपचारिक संगठनों की मांग करना आरंभ हो जाती है। दूसरी बात आप देखिए कि औद्योगिक विकास हो रहा है। औद्योगिक विकास भी समाज को जटिल बना देता है। तीसरी बात, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विकास ने समाज की जटिलताओं को बढ़ाया है, हालांकि समाज को सरल किया है, तो उस सरलता में जटिलताएं भी बहुत सारी आ गई हैं। इस समय विशेषीकरण का युग चल रहा है, स्पेशलाइजेशन बढ़ रहा है, विशेषीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, क्षेत्र का विस्तारीकरण हो रहा है। आप वैश्वीकरण की स्थिति को देखेंगे तो वैश्वीकरण में आज एक ग्लोबल विलेज का कंसेप्ट आ रहा है, और ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो अपने उत्पाद को बनाता है वो अपने उत्पाद को केवल क्षेत्रीय स्तर तक सीमित नहीं रखना चाहता है, बल्कि वो वैश्वीकृत करने की कोशिश करता है। यहां तक कि अगर लोकतंत्र में नौकरशाही किन्हीं मुद्दों में विफल होती है तो उसके ऊपर सार्वभौमिक दबाव बनना शुरू हो जाता है। जैसे आपने कई बार देखा कि हमारे देश में अगर कोई घटना होती है, जैसे कोई रेप जैसी घटना उत्पन्न हो जाती है, तो ऐसी घटनाओं में कई बार अगर नौकरशाही तंत्र उचित निर्णय नहीं ले पाता है या उचित निर्णय में लेने में सक्षम नहीं हो पाता है, तो पूरे वैश्विक समुदाय से दबाव बनना शुरू हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में नौकरशाही को और अधिक अलर्ट होने की आवश्यकता होती है।
वो अब गलतियां नहीं कर सकती, या एक तरीके से उसके लिए गलती करने का अधिकार अब नहीं बचा हुआ है। एक और आप कारण बता सकते हैं कि प्रबंधन की प्रकृति में परिवर्तन आ रहा है, प्रबंधन की प्रकृति में परिवर्तन है। पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट को मैनेज करने के लिए या गवर्नेंस मैनेज के लिए रूल्स बने हुए थे, उन्हीं रूल्स को ध्यान में रख करके एक अधिकारी काम कर लेता था। लेकिन अब रूल्स का उतना बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं रहा है। रूल्स एक आधार का काम जरूर करते हैं, लेकिन मानवीय मूल्यों को ध्यान में रख करके ही प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि वैचारिकी मिश्रित होती चली जा रही है, क्योंकि सभी विचारधाराओं का समावेश इस समय देखा जा रहा है। तो वैचारिकी मिश्रण एक और बड़ा कारण बना हुआ है, मिश्रित स्वरूप एक और बड़ा कारण बना हुआ है। ऐसे कारणों से जिनमें समाज जटिल होता चला जा रहा है, दुनिया के बदलते पर्यावरण, बृहद समाजों की स्थापना ने शासन के मानवीय जीवन के प्रत्येक पहलू पर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया है। आज शासन मानवीय जीवन के प्रत्येक पहलू तक जाने के लिए बाध्य हो गया है। राज्य की लोकतांत्रिक और लोक कल्याणकारी भूमिका ने प्रशासन पर व्यक्ति की निर्भरता को और ज्यादा बढ़ाना शुरू कर दिया है। आज के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो कोई भी व्यक्ति शासन व्यवस्था पर ज्यादा डिपेंडेंट होता चला जा रहा है। ऐसी स्थिति में चार्ल्स बेयर्ड ने एक बार कहा था कि सभ्य समाज और स्वयं सभ्यता का भविष्य भी मेरे विचार से हमारी इस क्षमता पर निर्भर करेगा कि प्रशासन को एक ऐसे विज्ञान, दर्शन और व्यवहार के रूप में विकसित किया जाना चाहिए जो सभ्य समाजों के कार्यों को पूरा कर सके। अर्थात जैसे जैसे समाज जटिल होते चले जाएंगे, वैसे ही हमें अपने प्रशासन तंत्र को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता होगी। हालांकि और भी बहुत सारे विद्वानों ने, जैसे चाणक्य ने भी इस तरीके की बातें कही हैं कि प्रशासन तंत्र, अगर समाज के मूल्य बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो प्रशासन तंत्र का सुदृढ़ होना अनिवार्य हो जाता है। तो एक तो ये स्थिति बनी हुई है वर्तमान में। दूसरी बात आप देख सकते हैं कि सामाजिक जटिलता में विधि आधारित न्याय के स्थान पर सामाजिक न्याय की अवधारणा व्यापक होती चली जा रही है। पहले जो विधि कहता था, विधि के आधार पर ही न्याय स्थापित कर दिया जाता था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 इस बात की स्पष्ट पुष्टि भी करता था। लेकिन वर्तमान में अगर आप देखेंगे कि सामाजिक न्याय की अवधारणा विधिगत बाध्यता के स्थान पर मानवीय मूल्यों जैसे कि स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व, गरीबी उन्मूलन, मानव अधिकारों का संरक्षण, इन सब पर आधारित होती चली जा रही है। तो सामाजिक न्याय की अवधारणा भी व्यापक होती चली जा रही है। ऐसी स्थिति में हम अधिस्थिति के आधार पर या लोकस स्टैंडी के आधार पर न्याय को प्रदान नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि सामाजिक जटिलता और सामाजिक न्याय की अवधारणा के परिवर्तित होते स्वरूपों ने जनहित याचिकाओं की अवधारणा को मजबूत किया है, उन्हें और अधिक व्यापक बनाने का प्रयास किया है। साथ में एक और हम सामाजिक जटिलता का कारण देख सकते हैं, वो है उत्तरदायित्व का विकेंद्रीकरण होना। उत्तरदायित्व की बढ़ रही आवश्यकता ने समाजवादी व्यवस्था के लक्षणों को व्यापकता प्रदान कर दी है। सोशलिज्म के कैरेक्टर से व्यापक होते चले जा रहे हैं। अर्थात अब गरीबी उन्मूलन, कृषि उन्नयन या पर्यावरण संरक्षण के लिए केवल राज्य ही उत्तरदायी नहीं है। अब प्राइवेट व्यक्ति या संस्थाएं भी ऐसे उत्तरदायित्वों को ग्रहण करने लगी हैं और भारत में ऐसे काम भी अनेक किए गए हैं। ऐसे कई कानून भी बनाए गए हैं जिन कारणों से प्राइवेट या संस्थाओं को उत्तरदायी बनाया जा सके। जैसे आपने कंपनी अधिनियम 2013 को देखा, उसके माध्यम से बड़े बड़े उद्योगों को समाज के प्रति दायित्व सौंपा गया है। राज्य के द्वारा अनेक ऐसे कर भी लगाए जाते हैं जिससे समाज के प्रति उन दायित्वों का निर्वहन किया जा सके। जैसे आप कृषि उपकर की बात कर सकते हैं, सेज की बात कर सकते हैं, पर्यावरण कर की बात कर सकते हैं, प्रधानमंत्री का उपकर। ये सब इसी दृष्टिकोण से लगाए जाते हैं ताकि राज्य अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके, राज्य के दायित्वों का विकेंद्रीकरण हो सके। स्वाभाविक सी बात है कि राज्य के दायित्व जितनी मात्रा में बढ़ते चले जाएंगे, नौकरशाही तंत्र का भूमिका या नौकरशाही तंत्र का रोल और ज्यादा व्यापक होता चला जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं जो सामाजिक जटिलता से उत्पन्न होते हैं और वो जटिलताएं समाज में नौकरशाही की भूमिका को व्यापक बना देती हैं।
एक और कारण बनता है आधुनिक समाजों में नौकरशाही की भूमिका के बढ़ने का, और वो है राजनीतिक जटिलता। वर्तमान में राजनीतिक जटिलता भी नौकरशाही भूमिका को बढ़ा देती है। नौकरशाही या राजनीति की जटिलता के हम 3 बड़े कारणों को इनफैक्ट हम देख सकते हैं। एक तो लोकतांत्रिक मूल्यों की व्यापकता। ऐसे समाजों में लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रभाव समाज के प्रत्येक क्षेत्र में फैलता चला जा रहा है। राजनीति के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक जैसे क्षेत्रों में भी लोकतांत्रिकता का विस्तार होना शुरू हो गया है। दूसरी बात आती है वास्तविक औचित्यपरक और अनुक्रियाशीलता की मांग समय समय पर बढ़ रही है। ऐसे समाजों में वास्तविक औचित्यपरकता या प्रॉपर लेजिटिमेशन, रिस्पॉन्सिवनेस की मांग प्रबल हो रही है, अर्थात मतदाता को अपनी चेतना के आधार पर मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और अपनी मांगों पर सरकार से सकारात्मक प्रतिक्रिया करने के लिए अपेक्षा बढ़ रही है। लोगों की अपेक्षाएं बढ़ती चली जा रही हैं। एक और कारण हम यहाँ पर राजनीतिक दृष्टिकोण से देख सकते हैं, हालांकि इसकी चर्चा हम आगे चल करके करेंगे, और वो है कुप्रशासन। कई क्षेत्रों में कुप्रशासन व्यापक हो जाने के कारण से भी नौकरशाही तंत्र के दायित्वों में परिवर्तित करने की आवश्यकता बढ़ रही है। तो ये कुछ ऐसे राजनीतिक जटिलताएं हैं। आर्थिक जटिलताएं भी वर्तमान में बढ़ी हुई हैं। आर्थिक जटिलताओं के कारण से भी आधुनिक समाज में नौकरशाही तंत्र की भूमिका बढ़ जाती है। जैसे आप आर्थिक जटिलताओं में कई बिंदुओं पर चर्चा कर सकते हैं। एक तो आर्थिक कार्य क्षेत्र और दायरे का विस्तार हो गया है। वर्तमान आधुनिक समाज में लोगों का आर्थिक कार्य क्षेत्र और दायरा, जिसको वर्क कैचमेंट एरिया कहा जाता है, बड़ा हो रहा है। स्वभावतः नौकरशाही की भूमिका बढ़ेगी। दूसरी तरफ प्रतिस्पर्धा के स्तर का विस्तार भी हुआ है। वर्तमान में आर्थिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा के स्तर का भी विकास हुआ है। जहां पहले प्रतिस्पर्धा का दायरा वस्तु की कीमतों को घटाने और बढ़ाने तक ही सीमित हुआ करता था, लेकिन अब प्रतिस्पर्धा का दायरा इतना बड़ा हो गया है कि इसमें वस्तुओं की कीमतों के साथ गुणात्मकता, बाजार तक पहुंच, घर तक पहुंच आदि तत्व भी शामिल हो गए हैं। जैसे आप देखिए कि पहले क्या था कि सस्ती और टिकाऊ वस्तुओं की मांग की जाती थी। ये लक्ष्य ग्राहक का होता था कि हमें कोई भी वस्तु सस्ती मिल जाए और वो टिकाऊ भी। ऐसे कंसेप्ट में ग्राहक की उत्पादकता तक पहुंच थी। ग्राहक और उत्पादक का संबंध था, क्योंकि छोटे छोटे मार्केट हुआ करते थे। जो व्यक्ति वस्तुओं का निर्माण करता था, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सिंपल एक्सचेंज इकोनॉमी, व्यक्ति वही मालिक होता था, वही व्यक्ति श्रमिक होता था। तो ये समाज जो था पहले का पारंपरिक समाज, वहां पर ग्राहक और उत्पादक की पहुंच एक दूसरे के बीच में थी। लेकिन आगे चल करके लोगों की मांग और मांग का स्वरूप परिवर्तित हो गया। अब लोगों ने सस्ती, सुंदर और टिकाऊ वस्तुओं का मांग करना शुरू कर दिया। एक और वर्ड शामिल हो गया यहाँ पर। ऐसी स्थिति में उत्पादक की बाजार तक पहुंच बढ़ाने की मांग की जाने लगी। जो प्रोड्यूसर है वो अब बाजार तक पहुंचने की कोशिश करेगा ताकि वो अपनी वस्तुओं के बारे में बता सके कि मेरी वस्तुएं सस्ती, सुंदर और टिकाऊ हैं। वर्तमान में आप देखिए कि किसी भी वस्तु के संबंध में 4 बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। हर ग्राहक चाहता है कि हमें कोई भी वस्तु सस्ती मिले, सुंदर हो, टिकाऊ हो और जल्दी मिले। कम्युनिकेशन नेटवर्क या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विकास से हमें शीघ्र चाहिए, और जब ये शीघ्रता की स्थिति आ जाती है तो उत्पादक और ग्राहक की पहुंच में शीघ्रता की मांग करना शुरू हो जाती है। इसीलिए आपने आजकल देखा होगा कि ऑनलाइन मार्केटिंग की व्यवस्थाएं बढ़ने लगी हैं, क्योंकि ऑनलाइन मार्केटिंग के आधार पर आप घर में बैठे बैठे ही वस्तुओं को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। स्वभावतः आर्थिक दृष्टिकोण से जो नियम यहां पर बनाए जाएंगे वो नियम यहां काम नहीं करेंगे, यहां काम नहीं करेंगे। जो नियम यहां बनाए जाएंगे वो हो सकता है कि इन क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। तो एक परिवर्तन यहां पर ये देखने को मिलता है आर्थिक क्षेत्र में। दूसरी, आर्थिक क्षेत्र में बहुत सारी अनियमितताएं भी इन दिनों देखने को मिल रही है। जैसे जैसे विज्ञान प्रौद्योगिकी बढ़ता चला जा रहा है, वैसे वैसे हवाला, मनी लॉन्ड्रिंग, काला धन, बेनामी संपत्ति, इन सब का प्रचलन बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। इन सब के बारे में इंटरनल सिक्योरिटी पर हमने चर्चा बहुत व्यापक तरीके से कर ली थी। स्वभावतः जब ये सभी अनियमितताएं व्यापक होती चली जाएंगी तो नौकरशाही तंत्र के और अधिक अलर्ट होने की आवश्यकता पड़ेगी। नौकरशाही तंत्र को एक सजग प्रहरी के रूप में, सजग आर्थिक प्रहरी के रूप में काम करने की आवश्यकता होगी। तो ये एक बड़ी समस्या है। साथ में एक और देख सकते हैं आप, आर्थिक जटिलता का कारण मौद्रिक नीतियों में परिवर्तन होता चला जा रहा है। वर्तमान समाज में
राष्ट्रों की मौद्रिक नीतियों में परिवर्तन बड़ी तेजी से हो रहा है। मौद्रिक अर्थव्यवस्था का समुचित विकास हुआ है, जो नौकरशाही के लिए अनुकूल पर्यावरण का निर्माण कर रहा है और नौकरशाही को अलर्ट करने की मांग भी कर रहा है। उत्तर उदारवादी लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था का युग है और उत्तर उदारवादी लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था में उत्तर उदारवादी लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था का विकास आवश्यक हो जाता है। इसमें प्रतिस्पर्धा के स्तर का विस्तार हुआ है, जो भिन्न प्रकार की नौकरशाही की मांग कर रहा है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि हमें आज लोकतांत्रिक नौकरशाही की आवश्यकता होती है, जो लोगों को व्यवस्थित कर सके, अवसर उपलब्ध करवा सके, ऐसे लोगों को जो गुणागुण धारण करते हैं, किस क्षेत्र में स्किल धारण करते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी भी मिलने की आवश्यकता होती है। तो ये आर्थिक जटिलताओं ने भी नौकरशाही की स्थिति को बढ़ाया है। आर्थिक जटिलताओं के बाद एक और बात बनती है और वो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास। आधुनिक टेक्नोलॉजी और विज्ञान की अभूतपूर्व प्रगति हुई है और इस क्षेत्र की उपलब्धियों ने मानव की प्रकृति को विजय करने का एक ऐसा इजी रास्ता दिखाया है। वहीं पर दूसरी तरफ आप देखेंगे, जिस तरीके से विजय प्राप्त करने के लिए हर क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए सस्ता रास्ता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने दिखाया है, वहीं पर संपूर्ण व्यवस्था को विनष्ट करने की आसार भी हमें दिखाई देने लगे हैं। बहुत सारे साइबर हैकर्स और क्विक डिसॉल्व हो जा रहा है। यहाँ पर आज जो व्यापक समाज हमारे बन रहे हैं, जो बेटर सोसाइटी बन रही है, मानवीय उपलब्धि के साथ साथ एक त्रासद अफसोस की अवधारणा भी उजागर होकर के आ रही है। वर्तमान में कहा जा रहा है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास, जहां एक तरफ मानवीय उपलब्धि है, वहीं पर दूसरी ओर एक त्रासद अफसोस भी है। इससे तुरंत कई बार ऐसा होता है कि आपके अकाउंट से तुरंत पैसे निकल जाते हैं और उसके बारे में कुछ किया भी नहीं जा सकता है। तो ये आधुनिक समाज की कुछ ऐसी जटिलताएं हैं, जो जटिलताओं से अगर हमें निजात पानी है तो ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी के आधार पर काम नहीं हो सकेगा। उस ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी को आपको व्यापक करना होगा। इसलिए वर्तमान में आधुनिक लोकतांत्रिक नौकरशाही की मांग हो रही है, जो और अधिक अकाउंटेबल हो, जो सुशासन प्रणाली को और तेजी से व्यापक बना सके। तो यहाँ पर एक आध दो सवाल भी हम लोग नौकरशाही के स्थिति पर देख लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न जो है इस क्षेत्र में वो कह रहा है कि आधुनिक समाज की जटिलताओं ने मात्र विधिबद्ध श्रम विभाजित नौकरशाही की भूमिका को परिवर्तित करने की मांग की है। विधिबद्ध श्रम विभाजन की नौकरशाही अर्थात जो विधिक नौकरशाही है, उसकी भूमिका को परिवर्तित करने की मांग की है। पहला पार्ट तो ये होगा। ऐसी स्थिति में आप किस प्रकार की नौकरशाही का सुझाव देना चाहेंगे? तो पहले पार्ट में तो आप स्पष्ट करेंगे जो वैधानिक नौकरशाही है, वैधानिक नौकरशाही को आप स्पष्ट करेंगे। फिर दूसरे नंबर में आधुनिक युग में लोकतांत्रिक नौकरशाही की आवश्यकता को स्पष्ट करेंगे, जिस पर हमने पहले चर्चा करी है। नौकरशाही को स्पष्ट कर, तो ये एक हमारा सवाल यहाँ पर बन जाएगा। ये एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, एक तरीके से प्रशासन का टॉपिक हमारा कंप्लीट